Good morning, all of you. Now, today will be discussed ninth class economics, chapter first, the story of village पालमपुर. ठीक है, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट करेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में. ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता दूं इसके बारे में. देखो, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, एक पालमपुर जो कि उत्तर प्रदेश का एक गांव है, उसके बारे में ये बताया गया है. ठीक है, और पालमपुर जो विलेज है यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं. ठीक है, तो जो विलेज पालमपुर है कहाँ लोकेट है, उत्तर प्रदेश में है. और इसी के बारे में हमें इसमें कुछ बताना है कि जो पालमपुर विलेज के पीछे जो स्टोरी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, तो वहाँ पे जो विलेज है उसके बारे में बताया गया कि वो विलेज कैसा था और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखो, फर्स्ट इंट्रोडक्शन की बात करें तो पालमपुर इज फेयरली कनेक्टेड विथ अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर. ठीक है, यानी जो पालमपुर विलेज था वो वहाँ पे वेल डेवलप्ड सिस्टम था. रोड्स वहाँ पे अवेलेबल थे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल थी, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल थी, इरिगेशन फैसिलिटीज बेटर कंडीशन थी, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर भी वहाँ पे बेटर थी. ठीक है, द स्टोरी ऑफ पालमपुर टेक्स अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज. और यहाँ पे क्या था, केवल एक ही टाइप्स की एक्टिविटीज नहीं थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज होती थी, प्रोडक्शन होता था इस विलेज में. ठीक है, इन इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज अक्रॉस विलेज. अगर हम पूरे भारत की बात करें तो भारत की जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज है वो हमारी कौन सी है, फार्मिंग है. ठीक है, तो इस चैप्टर में जो कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो दिस चैप्टर प्रोवाइड फ्लोइंग कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग ए स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर. ठीक है, तो कुछ पालमपुर के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए हैं कि हमें पालमपुर में क्या क्या देखने को मिलता है. ठीक है, तो ये अबाउट पालमपुर यानी पालमपुर के बारे में कुछ बताया गया है. देखो, पालमपुर इज ए स्मॉल विलेज हैविंग अराउंड 450 फैमिलीज. यानी जो पालमपुर है वो क्या है, एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा विलेज है जहाँ पे अराउंड 450 फैमिलीज रहती है. इट इज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम रायगंज, अ बिगर विलेज. नियरेस्ट टाउन टू द विलेज इज शाहपुर. लेकिन इसके 3 किलोमीटर के पास क्या है, रायगंज है, जो कि काफी बड़ा गांव है, और उसके नियरेस्ट टाउन भी है कौन सा, शाहपुर. ठीक है, तो ये पालमपुर है कि उसकी सिचुएशन कहाँ है, तो पालमपुर इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, और इसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, तो 3 किलोमीटर इसके दूर रायगंज है, और साथ ही साथ इसके जो नियरेस्ट टाउन है वो शाहपुर है. यहाँ पे बताया गया है कि जो पालमपुर है वहाँ पे हमने पढ़ा जैसे कि फर्स्ट में ही कि वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि वहाँ पे क्या क्या होता था, प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैसे होती थी. ठीक है, तो बताया गया कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, कितने, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, जो प्रोडक्शन के 4 फैक्टर बताए गए हैं. 4 फैक्टर ऑफ बेसिकली द रिक्वायरमेंट्स टू प्रोड्यूस एनी गुड और सर्विस. यानी कि ये बताया गया कि अगर हम किसी भी गुड एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिकली 4 फैक्टर्स या 4 रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है. ठीक है, जिसमें फर्स्ट आता है लैंड. ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा, लैंड. इन इट्स simplest form, land is a physical place where any economic activities take place. However, land also include all the natural resources found on it. Resources can include timber, water, oil, livestock and so forth. ठीक है, यानी कि बोला गया कि जो लैंड है वो एक फिजिकल फैक्टर है. ठीक है, फिजिकल फैक्टर मीन्स कि एक फिजिकल फैक्टर है जो हमारी नेचर से मिलता है, और इसमें क्या है कि एक नेचुरल रिसोर्स है. ठीक है, ऑल द नेचुरल रिसोर्स फाउंड ऑन इट, यानी कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो यहीं पाए जाते हैं, जैसे टिम्बर हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, लाइव स्टॉक हो गया एंड सो ऑन. ठीक है, सारी चीजें क्या है, हमारी लैंड से इक्योर की जाती है. तो लैंड इज द मोस्टली फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन. ठीक है, जो लैंड है वो क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का. ठीक है, जिससे हमें प्रोडक्शन करने में हेल्प मिलती है. सेकेंड इज अ लेबर. ठीक है, सेकेंड फैक्टर क्या है हमारा, लेबर. अभी क्या, इट सीम्स अब ऑब्वियस बट थिंग्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस
unless someone makes them. Therefore another important factor of production is labor. ठीक है, labor represent all of the people that are available to transform resources into gooड्स और सर्विसेज डेट कैन बी परचेड। ठीक है, जो लेबर है वो एक हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, लेबर क्या है, हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और लेबर रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द पीपल डेट आर अवेलेबल टू ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज इनटू गुड और सर्विस कैन बी परचेड। यानी कि लेबर क्या करती है, हर एक उसमें पार्टिसिपेट करती है जिससे प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वो जितने भी प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसमें ये हेल्प करती है। विदाउट एनी हेल्प ऑफ लेबर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट है ये हमारा कैपिटल। ठीक है, क्या है, कैपिटल। अब देखो, कैपिटल इज सॉर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। दीज आर मेड ऑब्जेक्टिव लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट एंड केमिकल डेट आर यूज इन प्रोडक्शन। ठीक है, कैपिटल क्या है कि पूंजी जो है एक इंपॉर्टेंट है हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। क्यों, क्योंकि दीज आर मेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मशीन हो गया, इक्विपमेंट हो गया या केमिकल, जो भी एक इंडस्ट्री को डेवलप करने में जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उन सभी को डेवलप्ड करने के लिए हमें कैपिटल की नीड होगी। ठीक है, इसके बाद इंटरप्राइजेस बताए गए हैं कि स्प्लाइज नॉलेज एंड द एक्सपर्टीज टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, इट इज द ड्राइव टू डेवलप एन आइडिया इनटू अ बिजनेस। यानी कि इंटरप्राइजेस का मतलब क्या है कि हम कैसे एक दूसरे से लिंक करेंगे, कंबाइंस कैसे होंगे, द थ्री फैक्टर्स क्रिएट, प्रोड्यूस और प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। ये क्या करेगा, एक दूसरे को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, एक लिंक बनाएगा जिससे हम इजिली प्रोडक्ट को वन टू अनदर प्लेस भेज सकें। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमें एक प्लेटफॉर्म देगा ताकि जो तीनों फैक्टर्स हैं हमारे उनको एक कंबाइन, एक इंटररिलेट, एक लिंक कर सके। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्या कि जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। जो पालमपुर विलेज है वहां पे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज कौन सी थी, तो देखो वहां पे 2 टाइप की एक्टिविटीज थी, एक फार्मिंग थी, दूसरी नॉन फार्मिंग थी। ठीक है, फार्मिंग लाइक जैसे वहां पे क्या था, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंड ऑन द फार्मिंग फॉर दियर लाइवलीहुड। वहाँ पे क्या करते थे, कल्टीवेशन करते थे, एग्रीकल्चर फील्ड वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। क्यों, क्योंकि मोस्टली जो फार्मर थे वो डिपेंड थे फार्मिंग एक्टिविटीज़ में। लेकिन इसके अलावा भी, ठीक है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ थी, लाइक डेयरी हो गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गया, लाइक वीवर्स, पोर्टर्स, ट्रांसपोर्ट आर्ट एक्सेट्रा आर कैरी आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। इसके अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे, जैसे कि हमारा डेयरी हो गया या स्मॉल स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, वो हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, यहाँ पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। अब क्या बताया कि नेक्स्ट इज अ इम्पोर्टेंट चेंजेस इन फार्म एक्टिविटीज़। हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फार्म एक्टिविटीज। जो फार्म एक्टिविटीज थी उसमें क्या क्या चेंज आया, तो फार्म लैंड एरिया अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड, बैरन लैंड कैन बी डेवलप्ड इनटू फार्म लैंड बाय प्रॉपर इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आफ्टर 1960। यहाँ पे बताया गया बैरन लैंड में क्या है कि जो वहाँ की जमीनें थी वो उपजाऊ नहीं थी, यानी कुछ जमीन। बैरन लैंड कैन बी डेवलप्ड इनटू फार्म लैंड बाय प्रॉपर इरिगेशन। बैरन लैंड को कैसे डेवलप कर सकते थे हम, वहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज को लेकर या एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है, उसके द्वारा इसको डेवलप्ड किया जा सकता था। ओवर द ईयर्स देयर हैव बीन इंपॉर्टेंट चेंज इन द वे ऑफ फार्मिंग विच हैव अलाउड द फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ लैंड। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चेंज आए, हैव अलाउड टू द फार्मर टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ लैंड। यानी कि वहाँ की सेम लैंड पे ही जो फार्मर्स थे उनको ज़्यादा जो क्रॉप्स थे उसको प्रोड्यूस करने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, तो अलाउ किया गया। तो इसमें चेंजेस क्या है, तो दीज चेंजेस इंक्लूड, कुछ चेंजेस बताए गए हैं जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग। ठीक है, वहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग होने लगी। इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप वन on a land within a year. Yield is measured as crop produced in the single season on a given area of land. More yield from same area or of land can be achieved by multiple cropping. ठीक है, area है, area of land can be achieved by multiple cropping.
ठीक है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग जो है, मल्टीपल क्रॉपिंग यानी कि वहाँ पे क्या था कि सेम लैंड पे हम टेक्निक का यूज कर सेम लैंड पे मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते थे। ठीक है। यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, इसके अलावा क्या किया जाने लगा, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स थे वो यूज किए जाने लगे। कब? ड्यू टू दिस चेंज इन द लेट 1960s, यानी जब 1960s का पीरियड था तो उसके बाद ये चीजें देखने को मिली, जैसे कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड हैज इंक्रीज सब्सटेंटली विच आर नॉन एज अ ग्रीन रेवोल्यूशन। उस टाइम पे 1960s के एरा में, डिगेट में हमें एक मेजर चेंज देखने को मिला, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब था जो क्रॉप कल्टीवेशन है उस क्रॉप कल्टीवेशन को इंक्रीज करना। ठीक है, मीन्स यानी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को एडॉप्ट किया। अब इसमें क्या था कि जो हाई एल्ड वेराइटीज जो थी उसको यूज किया जाता था, और इसके साथ साथ इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया गया, और जहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी वहां पे प्रोवाइड करवाया गया इरिगेशन को। जहां पे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, HYV जितने भी सीड्स थे वो प्रोवाइड किए गए ताकि एक लिमिटेड लैंड पे मोर देन प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन से वहां पे काफी चेंजेस देखने को मिले। किसमें मोस्टली जो चेंज आया था वहां पे व्हीट एंड राइस के कल्टीवेशन में आया था। किसके? व्हीट एंड राइस 2 to 3 टाइम्स ग्रो। ठीक है, लगभग बताया जाता है कि 2 to 3 टाइम्स ये ग्रो हुई थी। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिले थे इस फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। अगर हम बात करें तो पंजाब में, हरियाणा में या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो पार्ट है वहां के फार्मर्स ने इस मॉडर्न मेथड्स को यूज किया। तो ये था हमारा कुछ चेंज जिसमें मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न मेथड को एडॉप्ट किया गया। ठीक है, इज अ ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत। ठीक है। अब बताया गया है कि कैपिटल एंड, जो नेक्स्ट है वो हमारा है कैपिटल एंड इंटरेस्ट इन इंडियन एग्रीकल्चर। मैनी स्मॉल फार्मर बोरो money at high interest rate to invest as the capital in a farming activities. They face distress due to less yield, reduced price of grain and increased cost of labor and raw materials. Rich farmers have their own saving from previous farming season to invest in this current season. अब क्या होता है, कैपिटल एंड इंटरेस्ट इन इंडियन एग्रीकल्चर, जो इसका बेनिफिट है वो किसको देखने को मिला? जो रिच फार्मर्स थे उनको इसका बेनिफिट हुआ। क्यों? क्योंकि स्मॉल फार्मर्स क्या करते थे, बोरो मनी, यानी वो पैसा लेकर, उधार लेकर हाई इंटरेस्ट रेट पे वो इन्वेस्ट करते थे। लेकिन कई बार क्या होता था, ड्यू टू द फेस डिस्ट्रेस ड्यू टू लेस सेल, रिड्यूस प्राइस ऑफ ग्रेन एंड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लेबर एंड रॉ मटेरियल्स। कई बार क्या होता था कि जो यील्ड्स थी इनको प्रॉपर नहीं मिल पाती थी, उनके प्राइजेस हाई होते थे। ठीक है, लेबर के प्राइजेस हाई होते थे, रॉ मटेरियल के प्राइजेस हाई होते थे, जिसकी वजह से इनको प्रॉफिट नहीं मिल पाता था। लेकिन इसका जो मेन प्रॉफिट है वो किसको मिलता था? रिच फार्मर्स को। इसके बाद बताया गया जो नेक्स्ट है हमारा सेलो पर सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। अब सेलो सरप्लस का मतलब क्या है? सरप्लस का मतलब क्या है कि जो भी प्रोडक्शन होता था उसका मेन मोटिव था सरप्लस को गेन करना। मीन सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट को गेन करना, कि जितनी रिक्वायरमेंट हमें लग रही है, जितना हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा क्वांटिटीज में हम सेल करेंगे मार्केट में, और जो उसका आउटपुट होगा उससे बेनिफिट को अर्न किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती थी कि वहां के जो फार्मर्स थे वो सरप्लस पे फोकस करते थे, अपने इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते थे। ठीक है, इसके अलावा नॉन फार्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी थी यहाँ पे, जैसे नॉन फार्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ओनली 24% ऑफ इंडियन विलेज पॉपुलेशन। ऑल ओवर द 76 आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयड। यानी कि अगर नॉन फार्मिंग की बात की जाए तो इंडिया में जो 76% है वो तो फार्मिंग पे डिपेंड थे, लेकिन 24% जो थे वो हमारे नॉन फार्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे डिपेंड थे। जिसमें क्या था हमारा, केटल एंड डेयरी फार्मिंग हो गई, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी, शॉपकीपर्स हो गए, और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गए। ठीक है, तो ये हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज थी। तो इस चैप्टर में हमें इतना ही बताया गया है कि वहाँ पे कैसे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज और फार्मिंग एक्टिविटीज थी, क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चेंज कौन कौन से थे, और ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। तो आपको क्या करना है, चैप्टर के नोट्स मैंने ऑलरेडी भेज दिए हैं, तो आपको इसका ये ऑडियो
सुनना है, ठीक है, और नोट डाउन करना है। थैंक यू।